हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज के हिंदू एनालिसिस में हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखेंगे जो काफ़ी सब्जेक्ट से, आपके कोर सब्जेक्ट से, कोर पेपर से डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। जैसे कि आपका पेपर 2 पॉलिटिकल है, आपका हेल्थ का है, गवर्नेंस का इशू है, आपका जो है इन्वायरमेंट का जो पीस एक सबमिट होने वाला है। तो इस तरीके के हम ब्लेंड ऑफ आर्टिकल्स देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। हेल्थ रेगुलेशंस नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। आप सभी को पता है 27 मई को वो घटना घटी दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर विवेक विहार हॉस्पिटल में, जिसने सभी का दिल धड़का दिया, दहला दिया। अचानक आग लगती है, 12 बच्चों में से लगभग 7 बच्चे जो है वो जल के मर जाते हैं। इतना दहलाने वाला ये केस हुआ और उसके जो ऑनर हैं, जो उसके ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो उसी पे आज इसका एक डिस्कशन हुआ इस आर्टिकल का, जिसमें चंद्रकांत लहरिया जो हैं वो बता रहे हैं। ये एक फिजिशियन है और ये पॉलिसी इंटरनेशनल एक्लेम्ड हेल्थ पॉलिसी स्पेशलिस्ट भी हैं। इनके पास 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत में, अफ्रीका में काम किया है। तो इनका ये कहना है कि भाई भारत के अंदर जो हेल्थ रेगुलरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये इंसिडेंट तब हमें पता चलता है जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जिसने दिल दहला दिया। अब अगर हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, तो ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर्स का, कि आर्ग्यूमेंट रहती है कि भाई भारत के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, वो अनरियलिस्टिक है। अगर मैं बताऊं कि 2010 में एक एक्ट आया था, ये आपका था क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 14 साल पहले इस एक्ट के बारे में बोला गया, इनेक्ट किया गया है ना। अभी 2024 चल रहा है, लेकिन किसी भी स्टेट ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। स्टेट जो है वो हमेशा ये कह देते हैं कि भाई उनको स्टेक होल्डर्स पे डिस्कशन करना है, और जो इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसमें वो अग्रीड नहीं है। तो कुछ ना कुछ बहाना देकर ये रेगुलेशन एक्ट जो है ये पारित ही नहीं हो पाया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है, यानी कि गवर्नेंस की कमी रही, सरकार की कमी है कि ये आखिर स्टेट में क्यों नहीं लागू हो पाया। हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है, बट केंद्र सरकार का उसमें महत्वपूर्ण रोल है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल लें, भारत का जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, जिस हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने खुद के पर्पस के लिए तो बहुत क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन जो जनता के लिए होनी चाहिए वो आज भी उतनी बिल्कुल नहीं अच्छी है। ठीक है। जबकि इसको 2 बार रिवाइज भी किया है, 2007 में रिलीज़ किया, 2 बार रिवाइज भी हो चुका है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी हेल्थ केयर की, भारत के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सिर्फ 15 से 18% है जो सरकार के स्टैंडर्ड के साथ मैच होता है, जो सरकार ने तय किए हैं, सिर्फ इतना ही मैच होता है। भारत के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बहुत है, नर्सिंग होम बहुत है, सिंगल डॉक्टर हैंडल बहुत कर रहे हैं केसेस को, लेकिन ज़्यादा जो लार्जली दुनिया जाती है, भारत आपको पता ही है डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग है नहीं। तो जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो ज़्यादातर स्मॉल नर्सिंग होम या फिर सिंगल हैंडल जो डॉक्टर्स हैं उनके पास, उनके पर्सनल क्लिनिक पे जाते हैं, जो आज भी इस जो ब्रैकेट है रेगुलेशन का, उससे वो बाहर है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उन्हें रेगुलेटरी नॉर्म्स में लाया जाए ताकि इस तरह की घटना ना घटे। दूसरा, भारत को इसमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एफोर्डेबल जो है वो तभी केयर हो पाएगी जब कॉस्ट का कंसर्न भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो उसका निपटारा करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर ये बात की जाए, इस आर्टिकल के अंदर यही कहा गया है कि सबसे पहले इंश्योर किया जाए क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स की। ऐसा ना हो कि इसमें जेलस के चक्कर में, ओवर जेलस अटेम्प्ट लिया जाए कि भाई ये तो स्टेट सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार क्या करे, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। रेगुलेशंस को रियलिस्टिकली फॉलो होना चाहिए और उसके अंदर इतनी जो जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी गाइडलाइंस देनी चाहिए। देयर इज नीड टू हार्मोनाइज मल्टीपल हेल्थ रेगुलेशंस एंड सिंप्लीफाइंग द एप्लीकेशंस प्रोसेस। अब इस तरीके की जहाँ आग लग जाती है, अगर वो चेक एंड बैलेंस होता, निरंतर उसमें गवर्नेंस होता, राउंड पे लोग सरकारी एजेंसी जाती है, तो इस तरीके की घटना ना घटती। सेकंड, रेगुलेटरी एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो फिजिबल नहीं है, बड़े लोगों के लिए नहीं फिजिबल है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में जाया जाए। तो जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, छोटे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ये सरकार की एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता उधर ही जाती है। फिर उसके बाद सरकार को कंसीडर करना चाहिए सब्सिडीज़, सरकार को फंड भी देना चाहिए ताकि जितने भी सिंगल हैंडेड ये डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ रेगुलेशन हो सके, सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशंस होनी चाहिए, और जितने भी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं उन्हें और भी प्रमोट किया जाए। फोकस ऑन द प्राइमरी केयर गिवर्स, जितने भी प्राइमरी केयर जो डॉक्टर्स हैं उनको और भी प्रमोट किया जाए, इररिस्पेक्ट इन प्लेस ऑफ स्मॉलर नर्सिंग होम्स और द लार्ज कॉरपोरेट काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें रेगुलेशन में होनी चाहिए। मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरी खुद की ही डिलीवरी का केस है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। तो वहाँ पे इतना मतलब बेकार रेगुलेशन है, पेशेंट को इतना पेन है, पेशेंट रूम से चिल्ला रहा है, बेल बजा रहा है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। कोई डिलीवरी जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है वो अवेलेबल ही नहीं है, इधर उधर सब लोग हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ों में रेगुलेशन में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकारी रेगुलेशन होना चाहिए सरकार का। ऐसा उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए कि भैया ये प्राइवेट है तो ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। जेलस वाला पॉइंट जो आता है ना, कंपटीशन ओवर जेलस वाला पॉइंट, वो एलिमिनेट होना चाहिए। ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया था, जिसका गोल था कि हेल्थ सर्विस को पीपल सेंट्रिक बनाना चाहिए, उसको एक्सेसिबल करना है, अफोर्डेबल बनाना है, क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। तो इसमें सब कुछ होने से पहले सबसे प्राइम जो रोल है वो है रेगुलेशंस का, बॉटम अप एंड नॉट टॉप डाउन। सिर्फ ऐसा ही नहीं, नीचे ही रेगुलेशन, इवन ऊपर से लेके नीचे तक रेगुलेशंस टाइट होना चाहिए, तब जाकर हेल्थ केयर सिस्टम, खासकर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में रियलिस्टिक हो पाएगा। सेकंड जो पैराग्राफ है ये आपका पॉलिटिकल है, पूरा जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, हाउ अर्बन एंड रूरल इंडिया वोटेड। अगर मैं बात करती हूँ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत में नहीं आया, 2014 में इलेक्शन होता है, 2019 में होता है, मेजॉरिटी से बीजेपी आती है सत्ता में। बीजेपी ने ये भी कहा, इस बार का जो नारा लगा रखा था कि भाई 400 पार जाएगी बीजेपी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया है। कोलिशन गवर्नमेंट इस बार आएगी, मिली जुली सरकार। ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी भी अगर करेंगे, देश दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करेगा, कोई एग्रीमेंट साइन करेगा, तो मेजॉरिटी जब एक सत्ता में होती है तो उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर वहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर दूसरी पार्टीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ थोड़ा सा थिंग्स टेक टाइम्स, उसको एग्री करवाना, दूसरों की सहमति लेना। क्योंकि अभी जैसे नीतीश कुमार अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं अपना सीट का, तो वो बदले में क्या कह रहे हैं कि भाई हमको रेलवे मंत्रालय चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये एनालिसिस को रोज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं। आईआर पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका इकोनॉमिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जितने भी आपके बिल्स पेश करने होंगे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से नहीं आई है, और आने वाले सालों पे बीजेपी को कैसे वो भरपाई करनी होगी, सुधार करना होगा जनता का विश्वास जीतने के लिए। इसलिए ये सारे आर्टिकल्स आजकल हिंदू में स्क्रॉल हो रहे हैं। बीजेपी ने अब 2019 और 2014 में खूब जमकर डोमिनेंस जो है वो गेन किया था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। अगर मैं एनालिसिस करूं एज पर दिस, नॉट
माइंड एनालिटिकल अप्रोच, बस ये मैं एनालाइज कर रही हूँ इस पूरे आर्टिकल को जो सर्वे किया है कि बीजेपी ने, ये सर्वे ये है बेसिकली दी हिंदू CSTS लोक नीति पोस्ट पोल सर्वे 2024। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को अर्बन एरियाज़ में वोट मिला है ज़्यादा, लेकिन रूरल एरिया में नहीं रहा। वहीं पे कांग्रेस ने दिल जीता है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा। जहां पिछले 2 टर्म्स में 2014 और 2019 के इलेक्शंस में कांग्रेस को नहीं मिला था सपोर्ट, वहां इस बार सिर्फ 2% जो है उस टाइम पे मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस को जमकर मिला है सपोर्ट रूरल एरिया से। ये बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके कैंपेनिंग में, आपके काम करने के तरीके में। थ्रू आउट आप इलेक्शंस के टाइम पे क्या बातें कर रहे हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, ये इन सब से जनता जो है वो बहुत प्रभावित होती है। तो इस पूरे आर्टिकल में आप देखोगे विलेजेस में कांग्रेस का जो है वो आपका कितना है, 20% आपका है। कांग्रेस में देखो 20 है, बीजेपी का 36 है, फिर भी डोमिनेंट रहा। टाउन में कितना है, 25 है, इधर देखिए 37 है। फिर सिटी में देखिए 23 है, इधर देखिए 38 है। तो सिटीज़ में बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट मिला है देखा जाए, और जो कांग्रेस है उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिल ही रहा है रूरल एरिया में। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट फार्मर्स का रहा, आपको पता ही है 2 साल पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट रहा, इस साल भी बहुत जम के 3-4 महीने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है कि भाई उत्तर प्रदेश और जो आपके हरियाणा जैसे राज्य हैं वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा पे बीजेपी को लॉस उठाना पड़ा है ना। आप जब सरकार चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं, तो देश के जो ग्रास रूट लोग हैं उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया से फिर भी उन्हें वोट मिला है। वो किस आधार पे मिला है, स्कीम्स के, वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी को चुना है, और उम्मीद है उन्हें आगे की भी शायद बीजेपी उनके लिए अच्छा करेगी। अब बात आती है वोट बाय कास्ट एंड कम्युनिटीज़। 3 मेन टेक अवेज है इसके अंदर। एक तो आपका है सबसे पहले बीजेपी ने बहुत ही केयरफुली मैनेज तो कर लिया कि सब जगह उनको मिल गया वोट, लेकिन कहीं ना कहीं अपर कास्ट हिंदू से ज़्यादा मिला है, ओबीसी से भी मिला है, आदिवासी दलित से भी मिला है, लेकिन जितना मिनॉरिटी से दलित से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो है वो एक रूल रहा। कैसे रहा कि जब कैंपेनिंग हुई, बीजेपी का स्लोगन था अब की बार 400 पार। इसी पे ही कांग्रेस सरकार ने अपना कैंपेनिंग में ये कहा कि अगर ये 400 पार गई तो ये गरीबों का, दलित कम्युनिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा घातक रहेगा, ये संविधान को बदल देंगे। क्योंकि उधर की तरफ ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स को लगातार जड़ से ख़त्म कर रही थी बीजेपी। तो दुनिया को डर बैठ रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी ही खाली मैदान में रह जाए, जैसे चाइना है, रशिया है, और बाकी सारी पार्टी सफाया हो जाए, तो ये तानाशाही हो जाएगी, संविधान बदल जाएगा। और जितने संविधान में, क्योंकि एक बार बीजेपी ने ये बात की थी कि वो रिजर्वेशन हटा देंगे, तो भाई जितने मिनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट है, जिन्हें उनको रिजर्वेशन जहाँ जहाँ मिलता है सरकारी नौकरी में, अगर वो सब हट गया तो उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल था वोटिंग में, जिसकी वजह से बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ी। मिनॉरिटी अगर वोट की मैं बात करूँ, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो इन्होंने ये बहुत पीछे तो नहीं रहे, इन्होंने दिया है बीजेपी को। लेकिन इस बार जो था वो मीनिंग कुछ ना कुछ अलग था कि सबका साथ, सबका विकास। क्यों था? क्योंकि बीजेपी के ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम रिलीजियस मिनॉरिटी के लिए बोला ही नहीं। इवन भड़कालू बयान, भड़कालू कैंपेनिंग कर दी, जिसकी वजह से रिलीजियस एक जो हारमोनियस होना चाहिए था रिलेशनशिप, वो नहीं हो पाया। इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी। वहीं पे कांग्रेस क्या चाहता था कि भाई उसने बोला क्लियरली कि वो मुस्लिम्स, ओबीसी को रिजर्वेशन देगा। दिस एंटी मिनॉरिटी रिटोरिक इनकरेज द मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये जो बीजेपी एंटी मिनॉरिटी की बात करता है, जिसकी वजह से उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। अपोजिशन पार्टीज़ को ज़्यादा वोट मिला
मिनॉरिटी से एज कम्पेयर टू बीजेपी पार्टी. दिस सपोर्ट कैन नॉट बी कॉल्ड वोट बैंक पॉलिसी. द वोटिंग पैटर्न ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटी प्रूव दिस पॉइंट. While more than 65% of Muslim voters supported the Congress and its allies, and it is also true that almost 8% of Muslims voted for the BJP. अब देखो, मुस्लिम्स ने 65% तो कांग्रेस और उसकी एलिस को दिया, सिर्फ 8% ही था जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसने बीजेपी को वोट दिया. बीजेपी ने 10% सिक्योर किया सिख में और 14% किया क्रिश्चियनिटी वोट्स में. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑन वोटिंग बिहेवियर. बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. गरीब जो लोग होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, वो बहुत ही धरातल से जुड़े होते हैं, और अगर उनकी प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होती है तो वो उसी तरफ अपना रुझान कर देते हैं, उसी को अपना अन्नदाता भी समझने लगते हैं. ये बात मैं कर रही हूँ कि 5 जो मेजर स्कीम्स थी जिसके आधार पर रूरल एरियाज़ में लोग बहुत प्रभावित थे, वो थे आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसे कहते हैं, आपका उज्ज्वल, फ्री गैस कनेक्शन विद सिलेंडर, मनरेगास, आयुष्मान भारत, फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली, एंड दी हाउसिंग स्कीम. ये 5 स्कीम्स ने जनता को, रूरल एरिया को, गांव में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया वोटिंग बिहेवियर में, वोट देने के लिए कि वो किसको वोट देंगे. और हुआ भी उसका नतीजा कि देखिए ये 5 स्कीम्स में किसको चूज़ किया है, बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी इन स्कीम्स को चला रही है. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कैंपेन्स प्ले की रोल इन शेपिंग चॉइस. अब जब ये जो होता है इलेक्शन, इसमें जब वोटर्स वोट करते हैं तो वो बहुत थ्रू आउट वॉच कर रहे होते हैं कैंपेनिंग में स्लोगन क्या है, कौन सी पार्टी कंपेनिंग में क्या बोल रही है. अब कांग्रेस की पार्टी ने पूरे कंपेनिंग में घर घर जाकर बात किया, भारत जोड़ो यात्रा निकाली कांग्रेस ने. वहीं पे जो बीजेपी थी वो उसका क्या तरीका था इस बार, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करना, रैलीज़ करना, तो वो एक ग्रास रूट लेवल पे पहुँचे नहीं. वो भी एक कारण था जिसने वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया अपोजिशन पार्टी को रिस्पॉन्स करना या वोट देने के लिए. ठीक है. तो इसमें कुल मिलाकर यही बात है. जैसे कि मैं अभी सोशल मीडिया कैंपेनिंग की बात करूँ तो कांग्रेस ने फ़ोन कॉल्स हैं, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यहाँ पे सब कुछ अपना कैंपेनिंग किया. और वहीं पे 51% थे थ्रू दिस वे कांग्रेस के साथ कनेक्टेड रहे, 54% बाय द स्टेट पार्टीज के कनेक्टेड रहे. लेकिन बीजेपी के लिए कितना रहा, 44%. क्यों रहा, वही मैंने आपको बताया कि बीजेपी का जो तरीका था वो बहुत ही एग्रेसिव इंगेजिंग था कैंपेन में. मैं आपको मुझे याद है कि अमित शाह का मैं एक बार कैंपेनिंग में उनकी स्पीच सुन रही थी, तो वो जनता से ऐसे तालियां बजवा रहे थे अपने लोगों से उस रैली में बीजेपी के फेवर में, जैसे कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है. तो ये दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव इंगेजमेंट इन द कैंपेनिंग. ठीक है. जिसकी भारी मात्रा में एक कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को. चलिए अब चलते थोड़ा वर्ल्ड न्यूज़ पे, थोड़ा इकोनॉमिकल न्यूज़ पे. कॉपरेशन विद इंडिया टू सी मैनीफोल्ड इंक्रीज सेज नॉर्वेन एम्बेसडर. जो मे एलिन स्टीनर है, ये नॉर्वे की जो है एम्बेसडर है. इन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में इंडिया ने 4 यूरोपियन देशों के साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन ब्लॉक जो है उसमें साइन किया है, एग्रीमेंट किया है. और इसमें ये चाह रही हैं, इन्होंने ऐसा कहा कि जो नॉर्वे के बिज़नेस क्लास है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखा है, वो है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA. This pact with India it is the first trade treaty with an investment chapter. ये इससे पूछ सकते हैं आपके बारे में. नॉर्मली इंडिया इज़ इन द कमिंग ईयर्स ऑल टुगेदर वी वांटेड टू क्रिएट अ मिलियंस जॉब
है ना। और ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्वे के बिजनेस क्लास इसलिए भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में, और 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड जो इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में, 5th लार्जेस्ट। ये फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी किस मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा, फ्राइडे को यानी कल चेन्नई में एक मरीन इन्वायरमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई विच विल फोकस ऑन शोर्स, रिवर्स एंड अदर इकोसिस्टम एंड हाउ टू प्रिजर्व दिस इन्वायरमेंट। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें इस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए नॉर्वे के जो एम्बेसडर कह रहे हैं कि भाई उस नॉर्वे के बिज़नेस क्लास का काफ़ी इंटरेस्ट है। आप सोचिए अगर वहाँ से हमारा भारत के साथ कुछ अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो भारत को काफ़ी चीज़ों में इस समिट से फ़ायदा होगा, इस एग्रीमेंट से फ़ायदा होगा, FDI जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। स्टिनर ने यह भी कहा, नॉर्वे इज़ सेट टू द होस्ट द 3rd India Nordic Summit by the end of this year in its capital Oslo. The 3rd summit was scheduled accordingly by taking into consideration the elections in India and we are looking forward to it. ठीक है। अब मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, ये आप सभी को पता है, IBD, इसके बारे में हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से ये बीमारी होती है और ये फैलती है, और इसका इस बार से फिर न्यूज़ में है, तो सोचो ये आपका आ सकता है पेपर में, UPSC प्रीलिम्स में ये आ सकता है ना। रिसर्चर्स ने फाउंड किया डेट MEE के इनहिबिटर्स ड्रग्स ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अदर नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वर प्रिडिक्टेड टू स्विच ऑफ द इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ ETS2। ठीक है, चलिए इसमें कुछ खास है नहीं, यू कैन इग्नोर दिस आर्टिकल। विल अंडरस्टैंडिंग कैंसर बिकम अ डाटा प्रॉब्लम। होता क्या है कि भारत में भी ब्रेन कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है और 33,000 लगभग जो है हर साल ब्रेन कैंसर के केसेस जो है इंसिडेंस होता है, और ये सबसे बड़ा एक घातक है भारत के लिए भी। तो रिसर्चर टीम जो है वो रिसर्च कर रही है। ब्रेन कैंसर को आइडेंटिफाई ही करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो होता क्या है, एक सर्जरी के थ्रू कुछ टिश्यूज़ निकाले जाते हैं ब्रेन के और उनमें सर्च किया जाता है कि भाई आगे क्या इम्पेक्ट होगा। बट इस सर्जरी से कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स या तो पेशेंट पैरालाइज हो जाता है या कई बार पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो बिना सर्जरी के ये जानना, क्योंकि DNA की ज़रूरत पड़ती है, DNA RNA हम सबको पता है, बचपन से पता है कि ये फाउंडिंग बेस है हमारे शरीर के हर सेल के लिए। कैंसर सेल का जांच करना है तो पता लगाना है तो DNA पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेथड आया है, जिस मेथड पे क्वेश्चन भी मैंने एक बनाया है, उस मेथड का नाम है लिक्विड, यहीं पे था, लिक्विड है आपका, एक सेकेंड, एक ऐसा मेथड लिक्विड, ये रहा लिक्विड बायोप्सी। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको सर्जरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिसके अंदर आप बिना सर्जरी के सेल्स का अध्ययन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये कैसे फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, द कंसेप्ट थिंक ऑफ अ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट केस। ये एक, इसके अंदर आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं, उस सैंपल से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो DNA कोड है, जो DNA म्यूटेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, खासकर जेनेटिकल पैटर्न्स डेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैंसर सेल, इसका पता लग पाएगा थ्रू दिस लिक्विड बायोप्सी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही है, जिक्र यही हो रहा है। स्पेन टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकाज गाजा केस एट टॉप UN कोर्ट। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेन पूरे वर्ल्ड में पहला एक ऐसा यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने ये कहा है कि भाई वो यूनाइटेड नेशंस कोर्ट को कि उन्हें परमिशन चाहिए टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकाज केस एक्यूजिंग इजराइल ऑफ जेनोसाइड इन गाजा। लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने कंप्लेंट दर्ज की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट इजराइल
जो उनका जेनोसाइड है, गाज़ा में जेनोसाइड होता है किसी को डिस्ट्रॉय परमानेंटली करना, किसी दूसरे धर्म के लोगों को। वहीं पे इज़राइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो आपका सुन्नी का ये मुस्लिम्स का ग्रुप है जिसने इज़राइल पे अटैक किया था। उसके बाद इज़राइल ने आज तक वो जो अटैक है, त्रासदी करना है, वो अभी तक उसको समाप्त नहीं किया है। हमास ने कुछ इज़राइल के लोगों को होस्टेज भी किया है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो स्पेन के जो मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने वो पहली यूरोपियन कंट्री बनेंगे जो इसके अगेंस्ट खड़े हैं इज़राइल के, और कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे। तो ये जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आई थॉट इस पे भी आप ज़रा सा नज़र रखें। ये क्या है? ये वर्ल्ड कोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशल प्रिंसिपल ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1945 जून में इस्टेब्लिश हुआ बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और 1946 से इसने काम स्टार्ट किया। इसका जो सीट है वो पीस पैलेस इन द हेग में है, नीदरलैंड में है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के। इट इज़ द ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। 6 में से 5 न्यूयॉर्क में स्थित है उसका हेडक्वार्टर। सिर्फ यही एक इकलौता है जिसका न्यूयॉर्क से अलग हेडक्वार्टर है। जो हियरिंग है वो हमेशा पब्लिक होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश दोनों है। और कोर्ट की जो पावर है वो 2 केसेस में आपको डिफाइन होगी। फर्स्ट है कि ये जितना भी डिस्प्यूट्स है 2 मेंबर कंट्रीज़ के बीच में उसको सेटल कर सकता है। इट कैन एक्ट एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बिटवीन 2 मेंबर स्टेट्स in what are called contentious cases. Such disputes may concern in particular land frontiers, maritime boundaries, territorial sovereignty, the non-use of force, etc. दूसरा जो है वो है अगर कोई एडवाइजरी ओपिनियन लेना है लीगल क्वेश्चन फ्रेम में तो भी यूनाइटेड नेशन जो है या फिर ये स्पेशल बॉडी एड्रेस कर सकती है। जो कोर्ट की जजमेंट होगी कंटेंशियस केसेस में, पहले वाले केसेस में, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगी विदाउट एनी अपील। और जो एडवाइजरी ओपिनियंस हैं दैट आर नॉट बाइंडिंग। एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जो जजमेंट है दे दी गई है वो बाइंडिंग है। ठीक है। ICJ decides disputes in accordance with the international law as reflected in international conventions, international customs, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर टू एम्फेसाइज पीस एंड ट्रूस। ट्रूस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। पीस हम सभी जानते हैं। 29th एडिशन कॉप होने वाला है, नवंबर में होगा, अभी जून चल रहा है। और पर्पस यही है कि जो नेट ज़ीरो बाय 2050 अडॉप्ट किया जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए, CO2 लेवल कम किया जाए ताकि नेट ज़ीरो अचीव हो जाए 2050 में। तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ये भी चर्चा की गई है कि अभी तक ये इशू रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा है बिटवीन दी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये कहा था कि भाई वो 100 बिलियन का जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी तक उस पर कोई कमर्शियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि भाई हाँ वो डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगी थ्रू दिस वे टू मोबिलाइज 100 बिलियन इन अ ईयर बिटवीन 2020 एंड 2025। ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की ये जो कॉन्फ्रेंस सबमिट होने वाली है नवंबर में, इसमें ये 2 मुख्य रूप से बिंदु रहेंगे। एक तो रहेगा पीस, दूसरा रहेगा ट्रेस, जो कंट्रीज़ को इनेबल करेगा टू फोकस ऑन क्लाइमेट सॉल्यूशंस एंड ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स। जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो भी स्टॉप होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट फेटल ह्यूमन केस ऑफ H5N2 बर्ड फ्लू आइडेंटिफाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है बुधवार को कि भाई मैक्सिको में एक केस ऐसा आया है जिसने जान ले ली है, और वो केस है आपका H5N2 वेरिएंट ऑफ बर्ड फ्लू का। ठीक है। 24 अप्रैल को पेशेंट की डेथ हुई है आफ्टर डेवलपिंग फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, नोजिया which had no history of exposures to poultry or other animals and multiple underlying medical conditions। ठीक है। मेक्सिको में है इसकी डेथ हुई है। तो ये कंफर्म हुआ है
कि भाई जो है वो वायरस था जिसका नाम है H5N2 वायरस, और ये इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हुई है। द सोर्स ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस वॉज अननोन, किस सोर्स से फैला वो अभी तक क्लियर नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस हेल्थ बॉडी के अनुसार H5N2 केसेस अफेक्टेड पोल्ट्री इन द स्टेट। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है, एक तो ये बर्ड फ्लू का है और केस हुआ है, फेटल केस हुआ है मेक्सिको में। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉमर्शियल सेक्टर द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर चाइना इन स्पेस रेस विद द यूएस में टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स जो है आपको पता ही है वो स्पेस में नंबर 1 पे है अब। लेकिन चाइना पे पहली बार ऐसा हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून दिस वीक। ये शो केस्ट करेगी चाइनाज़ प्रोग्रेस इन स्पेस, और बीजिंग अब ये भी चाह रहा है कि वो इस सेक्टर को धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज करे, जिसकी वजह से वो अपने राइवलरी पार्टनर को हरा सके, एलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है। तो देखते हैं ये चीज़ें कितनी सिद्ध होती हैं। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन की तरफ, एक है आपका लिक्विड बायोप्सी पे, दूसरा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लिक्विड बायोप्सी, अ सर्जिकल प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट टिश्यू सैंपल्स फॉर कैंसर डायग्नोसिस। तो ये सर्जिकल तो नहीं है, पहला गलत है। एन इमेजिंग टेक्निक यूजिंग रेडियो एक्टिव ट्रेसेस टू डिटेक्ट ट्यूटर्स इन द बॉडी, बिल्कुल गलत है। थर्ड है अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर टू एनालाइज सर्कुलेटिंग ट्यूटर डीएनए एंड अदर बायोमेकर्स इन बॉडीली फ्लूइड्स। फोर्थ है अ मेथड टू एसेस कैंसर रिस्क बेस्ड ऑन द फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिकल टेस्टिंग, बिल्कुल भी सही नहीं है। थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजे के ऊपर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बोथ लीगली एंड फंक्शनली from the United Nations. ICJ is governed and established by the Rome Statute, a multilateral treaty. दोनों ही बेसिकली ये गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है, ना कि इंडिपेंडेंट अलग से काम नहीं करता है, और ये रोम स्टैच्यूट के थ्रू नहीं और इस्टेब्लिश हुआ है। यूनाइटेड नेशन इज़ द प्राइम बॉडी टू रेगुलेट टू इस्टेब्लिश दिस बॉडी टू गवर्न इवन आईसीजे। तो इसके साथ आज का हिंदू एनालिसिस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स even then you can do in the and share the same thing in the comment box. Thank you. Good day.